हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका वी आर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल साइकोलॉजी क्लासेस में। सेकंड क्लास आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजी की जो थीम्स हैं, बेसिकली किस तरह से साइकोलॉजी वर्क करती है एंड साइकोलॉजी के डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको एग्जाम्स में मेनली देखने को मिलती है। प्रीवियस में हमने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था कि साइकोलॉजी किस तरह से वर्क करती है एंड डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में पढ़ा था, जो कि ओवरऑल वर्ल्ड के साथ जो वो डील करती है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है आपके पास इंडिया के अंदर जो साइकोलॉजी है वो किस तरह से डेवलप हुई, है ना। देखो, इंडियन फिलॉसफी शुरू से ही साइकोलॉजी के साथ चलती है। जैसे अगर आप अपने जो वेद होते हैं, ग्रंथ हैं, जितने भी जो चारों वेद लिखे हुए हैं, वहाँ पे किसी ना किसी तरीके से जो है आपको, देखो कहते थे ना पहले कि चिंतन कीजिए, मेडिटेशन टर्म है ना, ध्यान लगाइए। जो ऋषि मुनि थे वो शुरू से ध्यान लगाते आ रहे थे। ध्यान लगाने का क्या मतलब था कि आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है, यही तो चीज है। यानी आपकी जो मेंटल प्रोसेस है, ऋषि मुनि जो स्टार्टिंग से ही जो मेंटल प्रोसेसेस होती है वो उनके साथ वर्क करते आ रहे हैं। क्लियर? यानी वो ह्यूमन माइंड को रिप्रेजेंट कर रहा था, किस तरह से खुद को समझना है, ठीक है, किस तरह से खुद को समझना है, वो उन सभी चीजों के साथ डील करते आ रहे थे। लेकिन जब बात आती है साइंस की, तो उसको किसी ना किसी वे में रिप्रेजेंट तो करना है ना, किसी ना किसी वे में उसको रिप्रेजेंट करना है। तो किस तरह से जो ह्यूमन माइंड है वो वर्क करता है, इंडिया के अंदर किस तरह से इसकी प्रोसेस चली, तो फर्स्ट टाइम ये 19 यानी 1915 में जो है वो शुरू हुआ था। क्योंकि जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी थी, क्लियर, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी थी, उसमें फर्स्ट टाइम जो है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया था एज ए सिलेबस। क्लियर? किस चीज को? जो आपके पास एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है उसको एज ए सिलेबस सेट किया गया था। और उसी टाइम जो है वहां पे जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी भी शुरू हुआ 1960 में, ठीक है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ही डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी भी एस्टेब्लिश हुआ। 1915 में ही वहां पे लेबोरेटरी भी सेट की गई थी, ताकि उन चीज़ों को जो अच्छे से समझ सकें, ठीक है। और 1938 में जो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ही वहां पे एक और डिपार्टमेंट बना था फॉर अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी के लिए एक डिपार्टमेंट जो है वहां पे सेटअप हुआ था। क्लियर? वहां पे एक काफी फेमस साइकोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर एन एन सेन गुप्ता। क्लियर? क्लियर? तो ये यूएसए से आए थे और इन्होंने ट्रेनिंग किससे ली थी? आपके पास जो विलियम वुंड थे, ठीक है। फिर आपके पास एक और प्रोफेसर हुए, जी बोस आपके पास हो गए। क्लियर? जो कि सिगमंड फ्राइड थे, उनसे वो ट्रेनिंग लेके आए थे। तो इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट पर्सन जो है वो वन बाई वन करके जो है वो मूव किए। क्लियर? एंड धीरे धीरे जो है इंडिया के अंदर ये डेवलप होना शुरू हो गया। क्लियर? थोड़ा सा जानिए, ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। क्लियर? चलिए, अब आपको पता है जितनी भी साइकोलॉजी हर डिपार्टमेंट में यूज़ होती है। अब आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? मान लो कोई केमिस्ट है, वहाँ पे किस तरह से साइकोलॉजी वर्क करती है। देखो, इसकी ब्रांचेस में चलते हैं, वहाँ से आपको पता लग जाएगा। क्लियर? ब्रांचेस का मतलब है कि कहाँ कहाँ पे जो है साइकोलॉजी का यूज़ हो रहा है। तो एक टेबल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फर्स्टली अगर हम बात करें तो आपके पास आता है कोग्निटिव साइकोलॉजी। अब इसमें आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि कोग्निटिव साइकोलॉजी क्या होती है ना। कोग्निटिव साइकोलॉजी बेसिकली जो आपकी मेंटल प्रोसेस है। देखिए, प्याजे बेस्ट एग्जाम्पल है। प्याजे ने इतने अच्छे से अपनी थ्योरी को रिप्रेजेंट किया था, तो वो कोग्निटिव थ्योरी थी। क्यों? क्योंकि कोग्निशन के बारे में वो आपको रिप्रेजेंट करता था। आखिरकार ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है टर्म? जैसे प्रिसेप्शन, है ना। आपके पास कोग्निशन के अंदर प्रिसेप्शन हो गया, आपकी मेमोरी हो गई, आपकी मेमोरी या मेमोरी किस तरह से वर्क करती है, आपकी रीजनेबल पावर्स आपके पास हो गई, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गई, जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, आपकी लैंग्वेज हो गई, आपकी डिसीजन
मेकिंग हो गया, ये सारे जो है वो कोग्निशन के पर्सपेक्टिव है। क्लियर। सेकंड जो मेन आपके पास आता है बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। देखो बायो कहने में लगता है कि जी साइकोलॉजी का पार्ट नहीं हो सकती, लेकिन जो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो एक रिलेशन बिठा देती है किस चीज़ के बीच में, जो हमारा बिहेवियर है एंड जो फिजिकल सिस्टम है। देखो आप देखेंगे जैसे आपको गुस्सा आता है तो हो सकता है किसी की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है ना, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, तो ये कोऑर्डिनेशन किसके साथ बिठा रहा है, ब्रेन के साथ, क्योंकि हार्ट बीट को तो ब्रेन के थ्रू ही कंट्रोल किया जा रहा है ना। आपका जितना भी बॉडी का सिस्टम है, आपके जितने भी जेनेटिक्स हैं, आपको आपके पेरेंट्स से मिल रहे हैं, जैसे आपकी इम्यूनिटी होगी आपकी बॉडी के अंदर। क्लियर। तो जितने भी जैसे न्यूरो साइंटिस्ट आपके पास हो गए, न्यूरो साइकोलॉजी हो गई, ये क्या है सारा का सारा आपके पास। देखो ह्यूमन का बिहेवियर को समझना ही साइकोलॉजी का मेन मोटिव है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। क्लियर। तो बायोलॉजी बेस के ऊपर भी साइकोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट ब्रांच आपके पास हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है आपके पास। क्यों? देखिए ये बेसिकली फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस को स्टडी करता है, जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है। देखो एक बच्चा है जो डेवलप हो रहा है ना, तो वो फिजिकल वे के ऊपर, वो आपके पास सोशल वे के ऊपर, ठीक है, किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एजेस में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में, ठीक है, एज में डिफरेंट डिफरेंट स्टेज आएंगे वहां पे, है ना, और ओल्ड एज में जब वो पहुंचता है तो किस तरह से उसकी ग्रोथ होती है, किस तरह से उसकी डेवलपमेंट होती है, इन सभी के ऊपर जो है ये वेरी करता है। इसी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपके पास आ जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो आपका इमोशन हो गया, देखो इन्हीं चीज़ों को आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है। इमोशन हो गया, आपका टेम्परामेंट हो गया, किसी भी पर्सन की इंटेलिजेंस हो गई, है ना, किसी भी पर्सन का कोग्निशन हो गया, तो ये सारा का सारा एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंडर इंट्रोड्यूस होता है। ओके। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है सोशल साइकोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। किस तरह से एक पर्सन अपने सोशल एनवायरनमेंट के साथ डील करता है ना, किस तरह से वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट करता है, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ सोशल साइकोलॉजी। जैसे आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो, वो सारा का सारा एक साइकोलॉजी का पार्ट है। ओके। नेक्स्ट ब्रांच आपके पास होती है क्रॉस कल्चरल, ठीक है, या कल्चरल साइकोलॉजी। क्लियर। कल्चर, देखो कल्चर क्या होता है, एक वे बना हुआ है सोसाइटी का रहने का, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी सोसाइटी आपके पास रहती है, जिसे आप रिलीजन कहते हो, ठीक है। तो जो रिलीजन है, जो आपकी सोसाइटी है, वो क्या रोल निभा रही है आपके थॉट्स के अंदर, है ना, आपके इमोशन के अंदर, उनका क्या रोल बन पा रहा है, क्या वो कोई पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहां पे कि नहीं कर रहे हैं, है ना। इसकी के बेसिस के ऊपर आप देखो सोशो कल्चर थ्योरी आपके पास आई थी। क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके पास। ओके। इसी में आपके पास होती है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। क्या होती है आपके पास, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये स्टडी करता है इंटरेक्शन ऑफ फिजिकल फैक्टर जस्ट लाइक ह्यूमिडिटी, पॉल्यूशन, नेचर, डिजास्टर, ठीक है, इनका ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ठीक है, डार्विन ने जो अपनी एक थ्योरी दी थी उसी के बेसिस के ऊपर जो है थोड़ा आपके पास डिपेंड करता है। क्लियर। यहाँ पे जगह नहीं बची है अब। नेक्स्ट हमारे पास आता है हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी, क्लियर, ये बेसिकली साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जस्ट लाइक स्ट्रेस, देखो स्ट्रेस है किसी पर्सन को, दवाई से ठीक थोड़ी होगा, है ना, वो तो आपके माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करता है। फिर आपके पास एंजाइटी हो गया, तो ये सारे क्या हैं, हेल्थ के ऊपर हार्मफुल फैक्टर्स हैं, ठीक है। किस तरह से आप स्ट्रेस को दूर कर सकते हो, एंजाइटी को दूर कर सकते हो, ये भी सारा का सारा हेल्थ साइकोलॉजी का पार्ट होता है। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, यानी डॉक्टर को एक जो उसका मरीज है वो किस तरह से चीज़ों को सोचता है उसका भी आइडिया होता है ना, ताकि वो उसको जो है अच्छे से ट्रीट कर सके। क्लियर। इसके बाद आते हैं आपके पास क्लिनिकल,
बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, क्लिनिकल या काउंसलिंग, क्लिनिकल या काउंसलिंग साइकोलॉजी। देखो बेसिकली जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है वो डील करते काउजेस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ओके, क्लिनिकल साइकोलॉजी किसके साथ डील करती है आपके पास, जो आपके पास साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, जस्ट लाइक डिप्रेशन, ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर हो गया, क्रोनिकल सब्सटेंसेस डिफरेंट डिफरेंट एरिया में। इसका मेन एम होता है आपकी जो डेली लाइफ है उसमें आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है ना, डिफरेंट डिफरेंट वे के ऊपर। इसके बाद होता है इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं साइकोलॉजी की, ठीक है। मान लीजिए आप कोई काउंसलर है, ठीक है, आप किसी की काउंसलिंग करते हो, तो ये बेसिकली कोई पर्सन है, कोई काम कर रहा है आपके पास, तो उसका किस तरह से बिहेव वहाँ पे होना चाहिए, है ना, उन सभी को ऊपर डील करता है। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशली ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको किस तरह से वहाँ पे बिहेव करना है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप टीचिंग लाइन में पढ़ते हो, एजुकेशनल साइकोलॉजी। ओके, जिसको आप पैडागॉजी करके भी रिप्रेजेंट करते हो, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है वो किस तरह से अच्छे वे में आपके पास वर्क कर सकती है ना, टीचर एंड स्टूडेंट्स का जो एक रिलेशन होता है। फिर इसमें और भी बहुत सी ब्रांचेस हैं, उनको हम नहीं देखेंगे, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी होगी, किस तरह से आपको एक कोई पर्सन एक स्पोर्ट्स खेलता है उसको मोटिवेट करना है, किस तरह से वो आगे जाके जो है वो अच्छा वर्क कर सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद और भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस, जैसे आपके पास स्पेस साइकोलॉजी हो गई, ठीक है, मिलिट्री साइकोलॉजी हो गई, फोरेंसिक साइकोलॉजी आपके पास हो गई, रूरल साइकोलॉजी हो गई, फिर आपके पास इंजीनियरिंग साइकोलॉजी हो गई, फिर आपके पास कम्युनिकेटिव साइकोलॉजी हो गई, ठीक है, साइकोलॉजी ऑफ वुमेन, साइकोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल, पॉलिटिकल साइकोलॉजी हो गई। बहुत सी ब्रांचेस हैं जो साइकोलॉजी में आपके पास वर्क करती है। एंड साइकोलॉजी को आप देखोगे तो रिसर्च के ऊपर वर्क होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ जीरो से शुरू होती है। तो कुछ थीम्स यहाँ पे रखी गई है, जैसे द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, ठीक है, कि आपका बिहेवियर किस तरह से वर्क करता है, क्लियर। इसी के बेसिस के ऊपर आपने एक टर्म सुनी भी होगी कि ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो एनवायरनमेंट के साथ डील होता है। तो इसी में एक साइकोलॉजिस्ट थे आपके पास, कर्ट लेविन, उन्होंने फर्स्ट टाइम एक इक्वेशन दी थी, दैट इज बिहेवियर इज इक्वल टू, दैट इज द फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पर्सन एंड एनवायरनमेंट। जो कर्ट लेविन है उनकी इक्वेशन है आपके पास है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, जो बिहेवियर होगा वो क्या होगा आपके पास, प्रोडक्ट होगा पर्सन एंड हर या हिज एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये पर्सन, ये एनवायरनमेंट, ठीक है, दैट इज फंक्शन। मैथ्स वालों को पता है, जैसे आप एफ लिखते हो दैट इज फंक्शन, यानी वो किस चीज का क्या है, एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास। तो काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। ह्यूमन का जो बिहेवियर है उसका कोई ना कोई काउज्ड होता है। देखो बिना कारण के कोई चीज नहीं हो सकती, किसी ना किसी का कोई ना कोई कारण होगा, है ना। कोई भी ह्यूमन बिहेवियर है वो कल्चरली कंस्ट्रक्ट होता है, वो कल्चर के अकॉर्डिंग बना है। जैसे आप कहते हो ना वेस्टर्न कल्चर, इंडियन कल्चर, तो वो कहीं ना कहीं से हुआ है। जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको कंट्रोल्ड किया जा सकता है, उसको आपके पास मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक है। यही तो साइकोलॉजी की एप्लीकेशंस हैं, यही तो साइकोलॉजी की एप्लीकेशंस हैं आपके पास मेनली, है ना। साइकोलॉजी हर जगह यूज होती है, एजुकेशन में, पॉलिटिकल वे में, आपके पास आर्किटेक्चर में, सोशलाइजेशन प्रोसेसेस में, मास कम्युनिकेशन में, आप कहीं भी चले जाइए, है ना। काउंसलिंग में हो रही है, कम्युनिकेशन पर्पस से हो रही है, जो स्कूल है उसके बेसिस के ऊपर हो सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपके पास है, क्लियर। अब देखिए अभी तक हमने क्या क्या आपके पास पढ़ा है, देखो हमने बिहेवियर पढ़ा, यानी जो अब तक हम पढ़ चुके हैं उसमें ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। बिहेवियर हमने पढ़ लिया है, बिहेवियरिज्म टर्म यहीं से निकली। फिर आपके पास कोग्निशन, है ना, कोग्नेटिव अप्रोचेस, ये तो चलो आगे जाके हम और डिटेल में पढ़ेंगे अभी आपके पास, क्लियर। लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया तो लग गया होगा यहाँ से, जैसे हमने इंट्रोसेप्शन वर्ड यूज किया, है ना, जैसे सब्जेक्टिव वे था तो इंट्रोसेप्शन वर्ड हमने यूज किया यहाँ पे, क्लियर। हमने स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में पढ़ा। तो आई होप ये टर्म
आपको समझ आ गई होगी। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं आपके पास, जिसमें आप साइकोलॉजी के मेथड्स को ड्राइव करते हो। फॉर एग्जांपल जैसे इंट्रोसेप्शन मेथड हो गया आपके पास, कंस्ट्रक्टिविज्म हो गया, केस स्टडी आपके पास हो गया, एक्सपेरिमेंटल मेथड हो गया, ऑब्जर्वेशनल मेथड हो गया, फिर आपके पास सर्वे मेथड हो गया, क्वालिटेटिव मेथड हो गया, क्वालिटेटिव मेथड्स आपके पास हो गए, क्वांटिटेटिव हो गया। दे आर मेथड्स ऑफ एनक्वेरी इन साइकोलॉजी। क्लियर? तो ये आपका है चैप्टर नंबर 2। क्लियर? अभी तक जो हमने करा वो था आपके पास चैप्टर नंबर 1। क्लियर? अब आपको मेनली क्या समझना है कि साइकोलॉजी क्या है और किस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो और किस तरह से डेवलप हुई, ये तो हमने देख लिया। क्लियर? जैसे आप कहते हो ना, एट द एंड ऑफ द चैप्टर स्टूडेंट विल बी एबल टू, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी क्या होती है, साइकोलॉजी कहाँ से डेवलप हुई, और मेन एम क्या था साइकोलॉजी का, ह्यूमन लाइफ को इजी बनाना। क्लियर? ऐसे नहीं पढ़ा रहे हैं, आप देखोगे हर जगह के ऊपर साइकोलॉजी को इसी तरह से यूज किया जाता है कि वो आपकी लाइफ को इजी बनाए, ताकि आपको जो है वो कभी परेशानी ना हो। क्लियर? उसकी आपने फील्ड देख ली, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में वो यूज होती है, किस तरह से वो यूज हो रही है, चाहे वो क्लिनिकल वे में हो गई, इंडस्ट्रियल वे में हो गई, चाहे सोशल वे में हो गई, चाहे आपके पास बायोलॉजिकल वे में हो गई, चाहे टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस में हो गई। अब हम देखेंगे कि जो आपके पास मेथड है, किस तरह से आप डेवलप कर सकते हो और किस तरह से आप साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को ड्राइव करते हो। ओके? अभी देखो हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 की तरफ अभी प्रोसीड कर रहे हैं हम। आगे जाके जैसे ही हम इनको देखेंगे तो फिर हम अपनी, जैसे यहाँ पे हमने एक ब्रांच देखी, जैसे आपके पास डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, तो हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को देखते हैं, किस तरह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आती है, तो उसमें लर्निंग पार्ट आता है डेवलपमेंटल। सबसे पहले हम बच्चा देखते हैं कि एक बच्चा है जब वो बड़ा हो रहा है तो वो किस तरह से बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, देखो यहाँ से मान लो आपके पास एक चाइल्ड है ना, अभी वो प्रीनेंटल स्टेज में है, यानी माँ की अभी कोख में ही है, अभी वो बाहर नहीं आया। क्लियर? तो ग्रोथ तो उसकी वहीं से शुरू होगी, डेवलपमेंट शुरू होगी, चलेगी कहाँ तक, जब तक वो ओल्ड है और उसकी डेथ ना हो जाए तब तक जो है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चली रहती है। ये पूरा का पूरा लाइफ मैप, इसमें कौन सी स्टेजेस वर्क करती है, ये पूरी साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है ना। डिफरेंट डिफरेंट एजेस के ऊपर, 1 से 10 मान लेते हैं, 20, यहाँ पे 50, 100 तक चले जाओ, जितना एक पर्सन जी सकता है। लेकिन मेनली आपने देखा होगा कोई भी थ्योरी वो 65 तक ही कंसीडर करते हैं ना, उसके बाद मैच्योरिटी एज प्रॉपरली आ जाती है। तो यहाँ तक कौन सी टर्म्स आपके पास चली। अभी एक इंसान की जिंदगी में क्या क्या होता है, मॉरल वैल्यूज होती है ना, उसमें सोशल वैल्यूज होती है, उसमें कल्चरल वैल्यूज होती है, उसमें कोग्निशन होता है, उसमें आपके पास थिंकिंग पावर होती है, उसके अंदर इमोशंस होते हैं, उसके अंदर आपके पास डिजायर्स होते हैं, यही टर्म्स होती है ना सारी। फिर वो मोटिवेटेड रहता है, उसको सक्सेस चाहिए, यानी कोई ना कोई नीड उसकी आपके पास होगी। उसकी ग्रोथ फिजिकल वे में हो सकती है, उसकी ग्रोथ मेंटल, जो कोग्निटिव टर्म है, ठीक है, मेंटल वे में हो सकती है। इसी के अंदर आईक्यू, मेंटल को रिप्रेजेंट कर दिया गया। ह्यूमन मेमोरी आपके पास हो गई, किस तरह से कोई पर्सन सोच रहा है ना, इन्हीं के बेसिस के ऊपर और सोचने के बेसिस के ऊपर लर्निंग थ्योरीज आपके पास आ गई थी, इंटेलिजेंस की थ्योरी आ गई थी, और यही आपकी पूरी साइकोलॉजी है। और लास्ट में ये चीज़ें तो चलो ठीक है, एक नॉर्मल वे में है। अब कोई चीज़ जब नॉर्मल है तो साथ में डिसऑर्डर भी तो आते हैं, है ना। और कोई भी बच्चा है, मान लो स्कूल जा रहा है, तो उसके लिए एक करिकुलम बनाया जाएगा, तो करिकुलम बच्चे के अकॉर्डिंग बनेगा, किस तरह से वो करिकुलम बनेगा सारा। क्लियर? तो यही पूरी की पूरी साइकोलॉजी है, इसी को हम पढ़ेंगे आगे जाके एकदम आराम से, है ना। 2-3 महीने का सिलेबस है और फिर खत्म हो जाएगा। डिपेंड करेगा, देखो क्लियर नहीं होता कि अच्छा इतने में ही खत्म होगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया 50 to 60 लेक्चर्स के अंदर हम पूरी की पूरी साइकोलॉजी, फिर आप कोई भी एग्जाम दे लो आपको यहीं से कवर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चंस लगाएंगे फिर, है ना, 1 by 1 करके इनके क्वेश्चंस को अप्लाई करेंगे। पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ लेते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।